Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 23 मई 2024 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस लेक्चर में दोस्तों हम केवल इंडियन एक्सप्रेस ही नहीं, साथ ही साथ में पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनोगे तो लास्ट में टेस्ट होगा, उसको अटेम्प्ट करना। जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पूरा लेक्चर सुनने के बाद लगाओगे क्वेश्चन, तो मेमोरी पावर भी आपकी इंप्रूव होगी। एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट हेल्प तो मिलेगी। बाकी इस लेक्चर को डेली बेसिस पे कोशिश क्या करो, मॉर्निंग में 5 बजे देख लिया करो, क्योंकि डेली 5 बजे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाता है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाना है टेलीग्राम पर, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, यहाँ से आप इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के हमारे इस पूरे के पूरे वीडियो में। जैसे सबसे पहला टॉपिक जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझेंगे। बात हो रही है रेड पांडा के बारे में। तो फोटो में जो आपको पांडा दिख रहा है, यही रेड पांडा अभी न्यूज़ में बना हुआ है। रीज़न क्या है, तो पहले मैं आपको वो खबर बता देता हूँ, खबर क्या चल रही है। तो रेड पांडा हाल ही में, तो दोस्तों एक हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहीं पर ये रेड पांडा कैप्चर किया गया कैमरे में, जिस वजह से ये न्यूज़ में आ चुका है। तो फोटो वैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ। चलो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि रेड पांडा दोस्तों एक हर्बीवोर स्पीशी है, ठीक है, पेड़ पौधे खाता है ये। दूसरा, अगर आप इनको अच्छे से देख पा रहे होंगे तो इनकी एक लंबी सी पूंछ होती है, जो कि अभी फोटो में क्लियरली नहीं दिखाई है, बट यहाँ पर एक टेल आपको देखने को मिलेगी और पूरे बॉडी पे बहुत सारे फर, ये जो फेदर्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, है ना, जो कि इनको विंटर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है अपने आप को कवर करने के लिए। प्लस काफ़ी शाय होते हैं और आर्बोरियल एनिमल है, यानी कि पेड़ से ज़्यादा लगाव है, पेड़ से ज़्यादा चिपके रहते हैं ये एनिमल्स, ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका अपीयरेंस बता ही चुका हूँ। साइज़ देखोगे छोटा सा साइज़ है, जैसे यहाँ पर एक बिल्ली होती है ना, उसी प्रकार का साइज़ देखने को मिलेगा। लेकिन ये बहुत फेमस हैं अपने क्यूट फेस की वजह से। ठीक है, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये रेड पांडा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो स्पेशली जो हमारे भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार और नेपाल के माउंटेनियस फॉरेस्ट हैं, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे जो जंगल हैं, उन जंगल में पेड़ों पर दोस्तों ये रेड पांडा रहते हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग 50% जो उनका हैबिटेट है वो ईस्टर्न हिमालयाज़ में है। ईस्टर्न हिमालयाज़ में 50% के आसपास आपको ये रेड पांडास देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ समय में इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हुई है। रीज़न यहाँ पर यह है कि भाई पेड़ों पे रहते हैं, लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों की कटाई हो रही है। तो पहली बात, वहाँ से इनको भागना पड़ रहा है, इधर उधर यहाँ पर जाना पड़ रहा है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इनका मेन कारण है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ रहा है दोस्तों। और पॉपुलेशन के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा कि आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इस स्पीशी को एंडेंजर्ड कैटेगरी में डालना पड़ा। तो आज के समय पर रेड पांडा बहुत ज़्यादा खतरे में रहने वाली प्रजाति है, वो इसका आईयूसीएन स्टेटस ही हमको बता रहा है। बाकी साइट्स के अंदर में अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड। क्या रेड पांडा का व्यापार हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पर? इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसको इस ट्रेड वाली लिस्ट में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर। बाकी किस तरीके से इसको सुरक्षा दे रखी है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में कवर किया गया है। शेड्यूल 1 में कवर करने का मतलब इसका कोई शिकार नहीं करेगा, हंटिंग नहीं करेगा, करता है तो उसको पकड़ा जाएगा और हाई पेनल्टीज उसके ऊपर चार्ज की जाएंगी। क्लियर? तो दोस्तों रेड पांडा के बारे में इतना बेसिक डेटा ध्यान रखना है। जहां पर भी आप एनिमल्स को लेकर नोट्स बना रहे हो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको देखा गया? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत कभी कभी न्यूज़ में होती है ये। तो ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ, लोकेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। और दोस्तों जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
ये सेसा ऑर्चिड सेंचुरी को भी ज्वाइन करता है, पाकुई टाइगर रिजर्व को भी ज्वाइन करता है। ठीक है, उसके अलावा लोकेशन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कि ऑल्टीट्यूड रेंज कितना है, कितनी हाइट है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हो कि ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कामिंग एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा भी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात हो रही है प्रोजेक्ट अस्त्र के बारे में। अब ये अस्त्र हाल ही में न्यूज़ में आया। कैसे न्यूज़ में आया और क्यों है खबरों में, जरा पहले खबर डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में गूगल ने क्या किया है, एक एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना एक प्रोजेक्ट अस्त्रा का अर्ली वर्जन दिखाया। प्रोजेक्ट अस्त्रा क्या है दोस्तों? एक नया मल्टी मॉडल एआई एजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ध्यान रखिएगा। सवाल यह है कि इस एआई को किसने डेवलप किया है? इसको बनाया है गूगल ने। क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ये एक ऐसा एआई है, एआई का काम क्या है भाई? आपका काम आसान कर देना, है ना। तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे तो प्रोजेक्ट अस्त्रा फटाफट रियल टाइम क्वेश्चन के आंसर देगा। आप उसको कोई टेक्स्ट दिखा दो, वीडियो, इमेजेस, कोई भी चीजें दिखा दो, वहां से वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है। वो हर एक चीज को समझकर आपको रिप्लाई दे सकता है। प्लस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो एआई है ये केवल आपके स्मार्टफोन तक नहीं, जो स्पेशली स्मार्ट ग्लासेस आ रहे हैं उसमें भी यहाँ पर इस एआई को पेयर किया जा सकता है, उससे भी जोड़ा जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट अस्त्रा है एक नया मल्टी मॉडल एआई रेडी कर रहा है। इसका अर्ली प्रेजेंटेशन दिखाया गया रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में, जो एआई आपको हर एक चीज में हेल्प करेगा। यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, सर ये मल्टी मॉडल क्या होता है? देखो, मल्टी मॉडल का मतलब यहां पर यह है एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर यह सक्षमता है कि वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, वो भी अलग अलग जगह से। ढेर सारी इमेजेस हो गई, वीडियोस हो गया, टेक्स्ट हो गया, उनसे भी ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटीज रखता है। इसी वजह से ये मल्टी वर्ड यूज किया गया है, मल्टी मॉडल। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल ज्योग्राफी के लिए रेलिवेंट है। गोदावरी रिवर के बारे में डिस्कशन हो रहा है। गोदावरी नदी, जिसका आपको ये रूट नजर आएगा, इस तरीके से यहां से बनकर आती है और सीधा ईस्ट से वेस्टर्न साइड में जाती है, तेलंगाना से क्रॉस होते हुए आंध्र प्रदेश के अंदर में आएगी और आंध्र प्रदेश से होते हुए दोस्तों यहाँ पर सीधा बे ऑफ बंगाल के अंदर में ये गोदावरी नदी गिर जाती है और बे ऑफ बंगाल में खाली भी हो जाती है। सिंपल सी बात है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं, हुआ क्या। अभी 3 नौजवान लोग आंध्र प्रदेश के अंदर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट से वो गोदावरी नदी के अंदर डूब गए। डूबने की वजह से डेथ हो गई, जो काफ़ी तेज़ी से सब जगह पर खबर चल रही थी, जिस बेसिस पर गोदावरी नदी न्यूज़ में आई। तो गोदावरी नदी कौन सी दोस्तों? अब ध्यान रखिएगा, पहले इसका स्टेटस ध्यान रखना। सबसे लॉन्गेस्ट नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? वो है गंगा। गंगा के बाद दूसरी जो लॉन्गेस्ट नदी है दोस्तों इंडिया की, वो है यहाँ पर गोदावरी। और थर्ड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर इंडिया में आपको ऐसी रिवर ये नजर आएगी जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। जो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 10% एरिया में यहाँ पर ये फैली हुई है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, यानी साउथ गंगा रिवर के नाम से भी इसको बोला जाता है। और इसका रूट मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ से आती है। नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, वहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी माउंटेन, उन्हीं माउंटेन से ये नदी बनकर आती है और इस तरीके से बहते हुए सारे स्टेट्स को क्रॉस करते हुए आंध्र प्रदेश के थ्रू बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में जो गिरती है वो आंध्र प्रदेश से गुजरती भी आती है। ठीक है, इस तरीके से आएगी, महाराष्ट्र को क्रॉस करके, तेलंगाना को क्रॉस करके और आंध्र प्रदेश में एंटर करके सीधा यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी ये नदी। क्लियर हो गया? कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? 3 राज्यों से गुजरती है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना एंड तीसरा आंध्र प्रदेश। हालांकि इसके जो बेसिन है वो पूरी जगह पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हो गए, उड़ीसा के कुछ हिस्से हो गए, यहाँ तक इसका पूरा जो विस्तार हुआ है। और ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी जो है, इस गोदावरी रिवर के बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं इसकी। अब वो सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसमें आता है प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, फिर वाइनगंगा, प्रणहिता और उसके बाद इंद्रावती। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं दोस्तों जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसके बारे में प्लीज आप ध्यान से पढ़कर जाना। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो न्यूज में बना हुआ है जिसका नाम है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस।
अब ये जीएसपी क्या है, हाल ही में इसको लेकर एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ था द हिंदू में, ठीक है। तो उसी को लेकर बात किया गया है कि अगर जीएसपी को रिन्यू किया जाए तो ये कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस के रिलेशंस को, व्यापार के संबंध को और मजबूत कर सकता है। तो अभी जो है ना, पहले दोस्तों यूएस ने जीएसपी लगा रखा था व्यापार पे जब वो भारत से व्यापार करता था, लेकिन इस जीएसपी को यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के समय पर। उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि भाई हम हटा रहे हैं जीएसपी। हटाने से हमको नुकसान है, लगाने से हमको फायदा है। आप कहोगे क्या है मतलब, आओ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ये आपको न्यूज़ समझ में आ गया कि अगर जीएसपी वापस से लग जाती है, इसको रिन्यू कर लिया जाता है, तो एक बढ़िया तरीके से जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है, व्यापार के जो संबंध है दोनों देशों के, वो ग्रो होंगे। तो चलिए, जीएसपी है क्या? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। यह कॉन्सेप्ट लाया गया था 1971 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंडर। दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यापार के मामले में डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब सिंपल सा मतलब है, ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। मैं यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से एक चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक तरफ हो गई डेवलपिंग कंट्रीज, ING आगे लगा रहा हूँ, ठीक है, और एक जगह हो गई डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यहाँ पे आपके वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, यूएस, यूरोप वगैरह वगैरह, ये सारी यहाँ पर आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलपिंग कंट्रीज जो कि लगातार काम कर रही हैं, वो भी डेवलप्ड बनने का पूरी तरह से अपना जो सपना है उसको पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्री में हमारा इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। ऐसे कई सारे और भी देश आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लेस डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पर बहुत कम विकास है ना, वहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अब डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी विकसित देश की हम बात कर रहे हैं। अब दोस्तों, इनके बीच में व्यापार होता है तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, जीएसपी के फायदे देने की बात करती हैं डेवलपिंग कंट्री को। अब जैसे इंडिया है, इंडिया कई सारे देशों के साथ में व्यापार करता है, तो कुछ देश हमको जीएसपी वाला ये फायदा प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जीएसपी का फायदा है क्या? अब सपोज भारत और अमेरिका के बीच में जो भी व्यापार हुआ, जो भी ट्रेड हुआ, हमने यूएस को बहुत सारा एक्सपोर्ट किया सामान, ठीक है, और यूएस से हमने बहुत सारा सामान इंपोर्ट भी किया, यानी खरीदा भी। अब दोस्तों, जो व्यापार होगा है ना, उस व्यापार को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करती हैं, कुछ छूट देती हैं। अब जैसे भारत कोई सामान यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, तो अमेरिका जीएसपी के माध्यम से उस पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, कस्टम ड्यूटीज होती हैं, वो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा या पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और जहां कस्टम ड्यूटी खत्म हुई वहां एक्सपोर्ट में हमको फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा, सस्ता एक्सपोर्ट हो पाएगा उस मार्केट में। समझ गए? नहीं तो फिर हमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी पे करनी पड़ेंगी एक्सपोर्टर्स को। तो यही जीएसपी के तहत किया जाता है कि जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो रिड्यूस कर दी जाती हैं या ख़त्म कर दी जाती हैं। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? डेवलपिंग कंट्री को, जिसने सामान बेचा। अब ज़्यादा मार्केट में सामान वो उतार पाएगा डेवलप्ड कंट्री के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट है जीएसपी का। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अभी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस प्रकार का जीएसपी प्रेफरेंस प्रोवाइड करवाती हैं अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अच्छा, कौन कौन से देश है जो जीएसपी दे रहे हैं? उसमें आर्मेनिया है, ऑस्ट्रेलिया, अजरबैजान, बेलारूस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्विट्जरलैंड, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड उज़्बेकिस्तान। ये कंट्रीज़ अभी जीएसपी प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से कुछ फ़ायदा प्रोवाइड करवा देती हैं। एक्सपोर्ट्स पे जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह होंगी वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। इसका फ़ायदा डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर मिलेगा। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ काफ़ी बड़ी बेनिफिशियरी मानी जाएंगी। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, उस डेटा के माध्यम से आप कुछ चीज़ों को और बेहतर तरीके से क्लियर कर पाओगे। डेटा यह है, इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरी है एक्सपोर्ट के मामले में अंडर द जीएसपी। तो ये जो जनरलाइज सिस्टम है पूरा का पूरा प्रेफरेंसेस वाला, तो इस जीएसपी के तहत भारत को भी बहुत सारा फायदा होता है। लगभग 40% जो इंडिया का एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोपियन यूनियन में, वो जीएसपी के अंडर में ही कवर किया गया है। तो उसमें हमको छूट मिलती है, कस्टम ड्यूटी कम कर दी जाती है, ठीक है। अब यूएस की बात करेंगे तो यूएस भी पहले जीएसपी देता था, बट हुआ क्या, जीएसपी उन्होंने हटा ली। जब वो देता था तो उस समय पर भी 10% जो इंडिया का एक्सपोर्ट था दोस्तों, वो जीएसपी के अंडर में कवर किया गया था। वहां पर बेनिफिट्स मिल रहे थे, समझ गए। तो रिड्यूस कर देता है यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका कस्टम ड्यूटी को। क्लियर हो गया? चलिए, जीएसपी आई होप आपको समझ में आ चुका है, आप किसी को समझा भी सकोगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बात हो रही है न्यू कैलेडोनिया के बारे में, एक पर्टिकुलर
रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में काफ़ी बवाल हुआ, फ्रांस ने न्यू कैलेडोनिया के अंदर में इमरजेंसी भी लगा दी थी, 12 दिन के लिए इमरजेंसी, जबकि वहाँ पे लगी हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी जिसके बेसिस पर मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल द हिंदू के वीडियो में कवर कर रखा है। तो दोस्तों न्यू कैलेडोनिया कहाँ पर है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोकेशन देखनी ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया आपको ये नज़र आ रहा होगा, नीचे ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड है, इन दोनों के बीच में तस्मन सी है, जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया आइलैंड नज़र आएगा। अब जो ये न्यू कैलेडोनिया दोस्तों एक छोटा सा आइलैंड है, ये फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी। जैसे ब्रिटेन ने, अंग्रेज़ों ने पूरे दुनिया पे कब्जा किया एक समय पर, मतलब मैक्सिमम रीजन पर, वैसे फ्रांस की भी बहुत सारी टेरिटरीज थी। अब अंग्रेज़ यहाँ पे छोड़ के भाग गए, और अगर आप देखोगे तो यूके में स्पेशली आज के समय पर जो यूनाइटेड किंगडम है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन फ्रांस ने एक चालाकी खेली, चालाकी ये था कि उन्होंने देश छोड़ा तो सही लेकिन उसको अपनी ही टेरिटरी बना लिया, जिसको बोला गया फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी। बहुत सारी टेरिटरीज अभी भी फ्रांस की हैं दुनिया भर में, जिसमें से एक न्यू कैलेडोनिया भी है, जहां पर रिसेंटली बहुत बवाल हुआ, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो ये लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है, जैसे मैंने आपको बताया। इस न्यू कैलेडोनिया को एक प्रॉपर ऑटोनॉमी दी गई थी एक अग्रीमेंट के तहत, जो कि 1998 का नोमिया अकॉर्ड था, उसके अंडर में। न्यू कैलेडोनिया पैसिफिक ओशन में साउथ वेस्टर्न रीजन में लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ईस्टर्न साइड पर है, अभी हमने ऑलरेडी देख ही लिया है, ठीक है। अब उसके अलावा दोस्तों न्यू कैलेडोनिया के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर ये पर्टिकुलर रीजन बना हुआ है। इसका जो मेन आइलैंड है वो है ग्रैंड टेरे, बाकी 4 इसके लॉयल्टी आइलैंड्स है जिनके नाम ये लिखे हुए हैं। बाकी यहाँ पर बेले आर्कीपेलागो, आइल ऑफ पाइंस, ये कुछ और आइलैंड्स इसके देखने को मिलते हैं जहाँ पर कोई जाता वाता है नहीं। कैपिटल की बात करेंगे तो न्यू कैलेडोनिया की कैपिटल है नोमिया। यहाँ की पॉपुलेशन है 2,70,000, 2,70,000 लोग यहाँ पर रह रहे हैं न्यू कैलेडोनिया में। 2019 के अकॉर्डिंग का डेटा है ये दोस्तों, जिसमें से 39% वहाँ के इंडिजीनियस पीपल आपको नजर आएंगे, बाकी आसपास का यूरोपियन, पोलिनेशिया के लोग हैं, वियतनामीज, इंडोनेशियन, अल्जीरियन, ये लोग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि रह रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप न्यू कैलेडोनिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो फ्रांस के हिसाब से चलता है। जो फ्रांस में प्रेसिडेंट बनेगा वही न्यू कैलेडोनिया का हेड बनेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल न्यू कैलेडोनिया है तो फ्रांस की ही ओवरसीज टेरिटरी ना। फ्रांस की करेंसी वहाँ की करेंसी, जैसा फ्रांस में रूल है वैसा यहाँ पर रूल है। फ्रांस को जो बेनिफिट मिलेंगे, जो वैल्यू होगी वहाँ की, वो यहाँ की वैल्यू होगी। तो इस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा जो कि रूल करेगा उस रीजन को, तो उसके लिए हाई कमिश्नर को रखा जाता है। हाई कमिश्नर आज के समय पर न्यू कैलेडोनिया में प्रेजेंट हैं, लेकिन वही हाई कमिश्नर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस के प्रेसिडेंट को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बड़ी देर से इंतजार कर रहे होंगे थंबनेल वाले टॉपिक का, तो वो आ चुका है आपके सामने। बात हो रही है ल्यूपेक्स मिशन के बारे में। भारत और जापान दोनों मिलकर वापस से एक इतिहास रचेंगे, चांद के साउथ पोल वाले रीजन पर उतरेंगे। भारत ये काम पहले ही पिछले साल कर चुका है अंडर दी चंद्रयान 3 मिशन। हम साउथ पोल पर उतरे और ये हमारी, मतलब हम सबसे पहला देश बने साउथ पोल पर लैंड करने वाले। बट अभी क्या है, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब भारत और जापान दोनों मिलकर साउथ पोल पर उतरेंगे, मिलकर काम करेंगे साथ में। अपने भारत का कौन सा स्पेस एजेंसी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसी जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसको बोलते हैं जाक्सा। तो इसरो और जाक्सा दोनों कॉपरेट करके इस मिशन को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म है ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। समझ गए? ल्यूनार यानी चांद की बात हो रही है, उसके पोलर रीजन को, साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के बारे में डिस्कशंस हुए हैं। तो जल्द ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन एक कोलैबोरेशन के अंडर में किया जा रहा है, जिसमें भारत का इसरो और जापान का जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी शामिल है। यह मिशन पे काम चल रहा है दोस्तों। इसका पूरा टारगेट है 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर। इस मिशन में जो रॉकेट इस्तेमाल होगा, जो चांद तक जाएगा, वो बेसिकली जापान का H3 रॉकेट होने वाला है। मतलब जो भी यहाँ से रॉकेट पूरा नहीं जाएगा, रॉकेट जो भी यहाँ पर उड़ान भरेगा, जिसका मेन पर्पस होगा, ऑब्वियस ही बात है, वो H3 जापान का रॉकेट होगा। और इस मिशन के तहत हम क्या करेंगे? हम चंद्रमा के साउथ पोल रीजन को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमें जल्द से जल्द चांद पर पानी मिले। उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।
जो वाटर का प्रेजेंस है वो यहाँ पर और अच्छी तरीके से ढूंढा जाएगा। दूसरे और एलिमेंट्स क्या मिल सकते हैं हमें, वो जानने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर मिशन का एक और इम्पॉर्टेंट गोल है। वो गोल क्या होगा कि भाई जो भी यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजीज़ है उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोकस करेंगे ड्रिलिंग के ऊपर भी। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे मिशन में जो लैंडर और रोवर होने वाला है, लैंडर जो उतरेगा चांद पर, रोवर जो उसमें से निकलेगा और घूमेगा चांद के ऊपर, ये कौन कौन देगा? तो जाक्सा की जिम्मेदारी है कि वो रोवर तैयार करेंगे, रोवर चलाएंगे चांद पर, और इसरो की जिम्मेदारी है कि हम लैंडर देंगे इनको। रॉकेट वही जापान का इस्तेमाल होगा। अब भारत के पास में टेक्नोलॉजी है, हमने चंद्रयान 3 में अपने लैंडर को उतारा, तो यहाँ पे जापान को आसानी हो जाएगी, है ना। वो रोवर दे रहे हैं, हम लैंडर दे रहे हैं, दोनों का प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाएगा। जापान का रोवर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। रोवर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उनका जो रोवर है वो चांद पे घूमेगा ना, और घूमते घूमते गड्ढा भी करेगा बीच में। गड्ढा करके उसमें ड्रिलिंग करने के बाद में वहाँ की जो मिट्टी है उसके सैंपल्स को निकालेगा, इकट्ठा करेगा, सैंपल्स वापस भी लेकर आए जाएंगे। और भी बहुत सारी नई नई जो रिसर्चेस है वो होने वाली हैं। इस प्रकार की पहली टेक्नोलॉजी का भी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये जो रोवर है दोस्तों, ये रोवर जो होगा जापान का, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसरो के होंगे, जापान के तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, साथ ही साथ में यूएस के नासा के भी होंगे, और यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके भी होंगे। वैसे जो ओवरऑल ये मिशन है वो केवल भारत और जापान के कोलैबोरेशन के बेसिस पर रेडी किया गया है। चलिए आता है नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, CCPCJ। अब CCPCJ है क्या? यह है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। एक ऐसा कमीशन जिसका मेन फोकस या मेन उद्देश्य है जो क्राइम है उसको रोकना, है ना, और क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, जिसको लेकर हाल ही में कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए। बताया कि भैया इस पर्टिकुलर बॉडी का जो 33rd सेशन है वो यहाँ पर हुआ, जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस किए गए, अपराध को रोकने के लिए, क्राइम प्रिवेंशंस को और मजबूत करने के लिए डिस्कशंस किए गए, जिस वजह से ये पूरी बॉडी न्यूज़ में आ गई। CCPCJ, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस। तो दोस्तों ये जो कमीशन है ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ही कमीशन है, ध्यान रखिएगा, ये UN की बॉडी है। ये जो CCPCJ है ये कहीं ना कहीं कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की ही एक इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका मेन काम क्या है? क्राइम प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना, क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करवाना, क्राइम को रोकना, अगर क्राइम हुआ है तो वहां पर लोगों को एक न्याय देना। तो इस CCPCJ कमीशन के अंदर में 40 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन 40 मेंबर स्टेट्स को इलेक्ट कौन करेगा? उनको इलेक्ट करने की ताकत दोस्तों इकोसॉक के पास में। इकोसॉक क्या है? ये वही यूनाइटेड नेशन की ही बॉडी है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। इनका मेन पर्पस क्या है मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, आगे आते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो बॉडी है एक कह सकते हो इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका मेन काम है यूनाइटेड नेशंस के कुछ जो टारगेट्स उनको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, उनको भी लागू करना, क्राइम्स को कॉम्बैट करना, क्राइम से लड़ने का काम करना। बार बार वही एक लाइन ज़्यादातर जगह पर रिपीटेड यहाँ पर आपको नजर आएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हमारा CCPCJ है, ये जो पूरा कमीशन है दोस्तों, ये फंक्शन करता है एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। हाल ही में न्यूज़ में था, द हिंदू के वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, याद होगा। इस बॉडी का भी मेन काम ड्रग्स और क्राइम जैसी चीज़ों को रोकना। तो ये जो अपना CCPCJ है वो UNODC को गवर्न करने का भी काम करता है। यूनाइटेड नेशन में जो क्राइम प्रिवेंशन की बात होती है उसके बजट को अप्रूव करने का काम करता है। तो ये पूरा काम है, कहीं पर क्राइम हुआ है उसको रोकना, और हुआ है तो बेसिकली वहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करवाना। ये मेन काम है CCPCJ का, जिसके बारे में ध्यान में रखना होगा। चलिए, अच्छा पहला क्वेश्चन, रैपिड फायर क्वेश्चंस पर आते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन ही इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है जो कि अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा बने भी नहीं है अपने आज के डिस्कशन से। जो भी 2-4 क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करना, लेकिन अटैम्प्ट तो करने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो सही से अटैम्प्ट करना, ध्यान से चीज़ों को सुनना। स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस एक साथ बताऊंगा, उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते चलना, फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताऊंगा, उसको चेक करना, रीमैच करना, देखना कितने सही है कितने गलत हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1,
यहाँ पे बात हो रही है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, सीसीपीसीजे को लेकर दो स्टेटमेंट से बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, ये कमीशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। दूसरा स्टेटमेंट, ये बॉडी फंक्शन करती है एज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है ल्यूपेक्स मिशन के बारे में। ल्यूपेक्स दैट इज ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ल्यूपेक्स को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ल्यूपेक्स एक कोलैबोरेटिव मिशन है बिटवीन द इसरो एंड नासा। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ल्यूपेक्स जो है इसका मेन एम है, जो मेन मकसद है वो है चंद्रमा के साउथ पोल को ज़्यादा एक्सप्लोर करना, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वाटर को इन्वेस्टिगेट करना। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है प्रोजेक्ट अस्त्रा के बारे में। प्रोजेक्ट अस्त्रा जो कि एक मल्टी मोडल एआई एजेंट है, हाल ही में यह न्यूज़ में देखने को मिला। इसको किसने डेवलप किया है, किसके थ्रू ये पर्टिकुलर एआई एजेंट डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर ए गूगल, बी ओपन एआई, सी CDAC या फिर डी इंडिया एआई। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करता है गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर को लेकर फिर से दो स्टेटमेंट्स है, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, गोदावरी जो है इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। दूसरा स्टेटमेंट, गोदावरी नदी जो है दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में जाकर खाली हो जाती है ओडिशा में। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों गलत हैं। अगर आप बारीकी से चीज़ों को सुना है लेक्चर में, यहाँ पे उनको अटेम्प्ट करोगे, चीज़ों को मेमोराइज करोगे, कुछ ट्रिक खेली गई हैं वर्ड्स के अंदर में, अगर आप ये करना सीख गए एग्जाम में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलिए एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखना शुरू करते हैं। आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को कवर करेंगे, आप उसको चेक करना कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। चलिए, तो यहाँ पे पूछा गया तो गोदावरी नदी के बारे में बताओ पहले ये क्वेश्चन कितने उन्होंने सही किया। अगर चीज़ों को अच्छे से सुन रहे हो तो सभी ने सही कर दिया होगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो है इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। लेकिन दूसरे में कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पे बात हो रही है गोदावरी नदी बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है ओडिशा में। ऐसा है क्या? बे ऑफ बंगाल में खाली तो होती है दोस्तों, लेकिन ओडिशा में नहीं, आंध्र प्रदेश से जाती है। ओडिशा में तो नदी जाती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रोजेक्ट अस्त्रा जो कि एक मल्टी मॉडल एआई एजेंट है, इसको हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। यह किसने डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर ए गूगल ने इसको डेवलप किया है। फिर आपसे पूछा गया ल्यूपेक्स मिशन के बारे में, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं मानता हूँ नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो स्टेटमेंट 1 बोलता है कि जो ल्यूपेक्स है ये कोलैबोरेटिव मिशन है बिटवीन इसरो एंड नासा। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हाँ, इसरो तो सही है लेकिन दूसरी तरफ नासा नहीं है दोस्तों, ये जाक्सा है, जापान की स्पेस एजेंसी। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। बचा दूसरा बोलता है इस मिशन में हम क्या करेंगे, चंद्रमा के साउथ पोल पर जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ वाटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स की खोज करेंगे। कि सही बात है, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया CCPCJ के बारे में, बताइए दो स्टेटमेंट से दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट में से अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों सही हैं, क्योंकि ये जो बॉडी है ये खुद यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कमीशन है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया। दूसरी बात, ये बॉडी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का गवर्निंग बॉडी के तौर पर फंक्शन करता है, ये भी हमने डिस्कस किया। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको हर एक चीज़ बढ़िया से समझ में आई और मुझे लगता है कि सभी क्वेश्चन सभी लोगों ने बिल्कुल सही किए होंगे। तो जो भी आपका स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, और जिनका भी स्कोर सही नहीं आ रहा है प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान मत होइए। स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी, धीरे धीरे आप सारे क्वेश्चन सही करोगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। बस खाली चीज़ यह है कि आप अपने कंसंट्रेशन को, दिमाग को एक ही जगह पर लगा कर बैठो, अच्छे से एक एक चीज़ को सुनो। यहाँ यार ये है, और कई बार क्या होता है ना, जो क्वेश्चन तैयार करे गए हैं काफ़ी सारे लोग फिर भी गलत कर रहे हैं। वैसे मैं जब आर्टिकल पढ़ाता हूँ तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दे देता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन होना पड़ेगा, पावर्स को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो, स्क्रीन पर बिल्कुल नज़रें जमा कर देखो और अच्छे से चीज़ों को सुनो।
कोई थॉट दिमाग में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। वैसे क्वेश्चन इतने भारी भी नहीं होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसी के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर आप दे रहे हो। और कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही आदत पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति शुरू से सीख कर पैदा नहीं होता है, हर एक व्यक्ति यहीं पर सीखता है। कोई आपसे बहुत एडवांस है, कोई आपसे बहुत डाउन है, हर एक व्यक्ति सब यहीं पर है, सब ने यहीं पे सीखा है जो भी सीखा है। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, मन लगा कर करो यार जो भी करो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उस चीज़ में तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, उसका ज़्यादा आउटपुट निकलेगा। और जब भी कोई काम करो तो अपने आसपास से जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटा लिया करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।